हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल बाय विवेक सर। इसमें आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार गुप्ता आपका स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा कि पिछली क्लास मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ली थी कि जीएस क्या है, कैसे पढ़ें और क्या हमारा तरीका हो, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कुछ बेसिक बातें हुई थी। आज हम किसी टॉपिक के साथ आते हैं। मुझे लगता है कि अब किसी टॉपिक पर चर्चा होनी ही चाहिए जिस पर ताकि आपका समय खराब ना हो सके, क्योंकि मैं जानता हूं आपका समय बहुत ही कीमती, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पढ़ाई मैंने कहा था रोकनी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम आज इतिहास विषय को चुनते हैं। जीएस में इतिहास में इसलिए चुन रहा हूं कि कहीं ना कहीं इतिहास से हम परिचित होते हैं, बचपन से फैमिलियर होते हैं। कहीं ना कहीं हम इतिहास को किस्से में, कहानियों के रूप में सुन चुके होते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से, या कहीं ना कहीं हम जुड़े ही रहते हैं। इतिहास में भी तीन भाग मैंने बताए थे: एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हम चर्चा में आते हैं, कहीं ना कहीं टीवी पे वो बातें आती रहती हैं, अखबारों से जुड़ती रहती हैं, तो हम उससे जुड़े रहते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत करने से यह है कि हम चीज को बड़ा सरल, सहज और सुबोध ढंग से समझ सकेंगे, ताकि हम आगे जीएस की ताल से ताल मिला सकें। लय में बने रहना है तो पहले सरलता से कठिनता की ओर हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने आधुनिक भारत के इतिहास में उठाया है उसका नाम है 1857 की क्रांति, या आप कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो हर परीक्षा में, चाहे उच्च स्तरीय हो, चाहे या वनडे एग्जाम्स हो, हर जगह यहां से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 1857 की क्रांति हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें हमारे देशवासियों ने दिखा दिया कि हम भी क्रांति कर सकते हैं, हम भी विद्रोह कर सकते हैं। जैसा अमूमन भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि वो क्रांति से संभव नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि क्रांतियां तो यूरोप में होती हैं, लेकिन इसने बता दिया कि नहीं, हम भी क्रांति कर सकते हैं। अब बात होती है कि 1857 की क्रांति से कुछ मैं बेसिक जुड़े हुए फैक्ट आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य कौन थी, यानी ब्रिटिश क्राउन पे कौन था। तो उस समय एक महिला थी, नाम था उनका विक्टोरिया। कौन था उस समय ब्रिटिश पीएम? तो नाम देख रहे हैं आप, लॉर्ड पामस्टन है। कौन था उस समय भारत में गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड यहां पर नाम नहीं है, लॉर्ड उपाधियां हैं। कैनिंग के बारे में एक बात और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बनता है। वायसराय और गवर्नर जनरल में भी अंतर है, इसकी चर्चा हम पॉलिटी पढ़ाते वक्त करेंगे। फिलहाल इस इतिहास विषय से ही जुड़े रहते हैं। उसके बाद विद्रोह के समय सेनापति कौन था? तो विद्रोह के समय सेनापति था जॉर्ज एनिसन। और विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद कौन सेनापति अपॉइंट किया जाता है? जाहिर है वो सेनापति था लॉर्ड या कैंपबेल नाम है इनका। क्या नाम है? कैंपबेल। उस समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें अंतिम मुगल सम्राट भी कहा गया है, और इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा गया है, क्योंकि ये जफर इनका पेन नेम है। जफर नाम से ही ये लिखा करते थे, शेर व शायरी किया करते थे, इसलिए इन्हें हम बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं। आगे की बात करते हैं कि इस विद्रोह का कोई सिंबल रहा। इस विद्रोह का एक प्रतीक रहा है कमल और रोटियां। कमल और रोटियों ने इस विद्रोह की चेतना को, इस विद्रोह के थॉट को, इस विद्रोह की ज्योति को जगह जगह एक्सपेंड किया है। लोग कमल और रोटी से ही समझ जाते थे कि हमें विद्रोह में शामिल होना है या नहीं होना है। यही प्रश्न था, यही जवाब था। आगे बात करते हैं विद्रोह या 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे, चर्चा करेंगे हम। उसके बाद ये इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ, कहां से उद्भव हुआ, विद्रोह कहां कहां फैला, कहां कहां इसका एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, इस पर चर्चा रहेगी। आखिर इसके फेल होने के क्या रीजन है, क्या कारण है कि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। और फाइनली हम चर्चा करेंगे कि इस विद्रोह की प्रकृति या नेचर क्या था, या इस विद्रोह की स्वभाव क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो विद्रोह की बात करेंगे तो हम सबसे पहले कारण पे गौर फरमाएंगे कि कारण क्या है। कारण को हम यहां पर तीन दृष्टि से देख सकते हैं। पहला, तीन क्या, हम दो दृष्टि और बढ़ा देते हैं इसमें, या कई और दृष्टि रख सकते हैं। कारण है पहला राजनीतिक कारण। राजनीतिक, तो राजाओं की सत्ता छीन ली गई थी, नवाबों के पावर छीन ले गए थे,
तो वो राजा, वो नवाब अपना पुराना गौरव, पुराना सम्मान, पुरानी पावर पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं वही उनकी पुरानी स्थिति लौट आए, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। इधर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने, डलहौजी एक नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत की नीति लागू की थी, उसके द्वारा बहुत से राज्यों को मिला लिया। यहां पे एक प्रश्न आता है कि हड़प नीति किसकी थी, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी की थी। एक प्रश्न और भी आता है कि डलहौजी ने पहला कौन सा राज्य मिलाया, तो वो राज्य था सतारा। सतारा पहला राज्य था जिसे हड़प नीति द्वारा भारत में ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य में मिलाया। उसके बाद भी जयपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी जैसे राज्यों को भी मिलाया गया। दूसरी तरफ बेलेजली की सहायक संधि द्वारा भी ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन हुआ है भारत में। इसके अलावा इनाम कमीशन बनाया गया, जिसके द्वारा बहुत से जमींदारों की जमींदारियां छीन ली गई। इसलिए ये राजनीतिक कारण बनते हैं कि लोग अपनी पुरानी पावर पाना चाहते हैं। इन राजाओं का अपना एक रहन सहन, अपनी एक भोजन शैली, अपना एक पहनावा हुआ करता था, तो विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं की मांग करते थे, अलग म्यूजिक, तो वो लोग भी बेरोजगार हो गए राजाओं के सत्ता जाने के बाद। तो वो भी अपनी ये पुरानी चीजें पाना चाहते हैं और राजाओं के साथ इसलिए जुड़ गए। बात करते हैं दूसरी सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण में देखा जाए तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसे नियम बनाए जिनसे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारे समाज को बदलना चाह रहे हैं। हालांकि वो कदम उस दौर में बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम थे। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई। 1829 में नियम 17 रूल 17 के तहत सती प्रथा का अंत कर दिया गया। तो पहले क्वेश्चन बनता है, सती प्रथा कब समाप्त की गई? 1829 में। किस गवर्नर जनरल ने इसे समाप्त किया? तो आप याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और एक भारतीय शख्स जिसने सती प्रथा समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया या कहें मूवमेंट चलाया, और वो थे राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय ये वही है जिन्हें भारतीय आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय रेनेसां का जनक भी माना गया है। आगे हम बात करते हैं, तो ये सारे नियम थे, अच्छे नियम थे। बाल विवाह खत्म करने की बात कही गई है, सती प्रथा खत्म करने की बात कही है, और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हालांकि चीजें प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस जमाने का समाज इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बातें कितनी भी अच्छी हो, अगर समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो उस समय के भारतीयों को भी लग रहा था ये हमारे समाज में बदलाव या चेंजेस लाने का प्रयास है, और भारतीय इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा कारण जो कहेंगे वो है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण भारतीयों का शोषण हो रहा था। बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे, लगान वसूले जा रहे थे। चाहे हम बात करें रैयतवारी व्यवस्था की, चाहे हम बात करें महलवारी व्यवस्था की, या जमींदारी इस्तेमारी बंदोबस्त के द्वारा शोषण हो रहा था। कृषि में नुकसान पहुंचाया गया है, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया है, कॉमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, जिससे खाने वाली क्रॉप्स की कमी हो रही है, काल पड़ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं। इवन देन कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया गया है। भारत जैसा देश जो कपड़ा प्रोड्यूस करता था, कॉटन प्रोड्यूस करता था, वहां पर इंग्लैंड के बने हुए कॉटन के कपड़ों की भरमार कर दी गई, यानी जो छोटे स्तर के उद्योग थे वो तोड़ दिए गए। ऐसी कंडीशन बहुत बुरी थी, आर्थिक रूप से हम त्रस्त थे, और ये वजह भी कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह में बनती है। फिर एक कारण है धार्मिक कारण। आपने सुना होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाजत दी गई। भारत आकर उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इन ईसाई धर्म प्रचारकों ने चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों की खूब आलोचना की है और अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ जताया है। धर्म को लेकर लोग सेंसिबल होते थे उस जमाने में और ज्यादा, तो लोगों को अपनी धर्म की आलोचना बेवजह बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। इवन सेना में भी धार्मिक आधार पर विद्रोह किया जा रहा था, और इसका एक उदाहरण भी दिखता है कि पहली बार सेना में धार्मिक आधार पर विद्रोह भी दिखाई देता है। और धार्मिक आधार में विद्रोह जो होता है वो 1806 में वेल्लोर नामक जगह पे होता है, जहां सैनिकों ने धार्मिक आधार पर विद्रोह कर दिया, क्योंकि उन्हें पगड़ी पहनने से मना किया गया था, तिलक लगाने से मना किया गया था, और इन बातों से लोग नाराज थे।
इवन देन ये नियम बना लिया गया कि हिंदुओं को आक्रमण करना है म्यांमार पे, वो भी समुद्र के रास्ते। समुद्र को देवता मानते थे हिंदू, तो कैसे रखें समुद्र पर, ये बड़ी धर्म की विषय की बात थी उस जमाने में। एक कारण और जानते हैं जो तात्कालिक कारण कहा जाता है। तात्कालिक या इमीडिएट काज के रूप में था चर्बी वाले कारतूस। एक्चुअली में पुरानी जो राइफल ब्राउन बैस थी, ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर अब नई इनफील्ड राइफल्स आई, और इनफील्ड राइफल्स में जो कार्टिलेज या कारतूस लगाए जाने थे उसमें एक चिकना पदार्थ लगा हुआ करता था गन पाउडर को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि नमी ना पकड़ सके। तो उस चिकने पदार्थ वाले हिस्से को हटाकर आपको गन पाउडर बंदूक की नाल में उड़ेलना था। तो कहीं ना कहीं उस हिस्से को काटने के लिए आपको दांत का प्रयोग करना पड़ता, और कहा गया उसमें जो चर्बी लगी है गाय और सुअर की चर्बी लगी है। गाय को लेकर आपत्ति है हिंदुओं को, सुअर को लेकर आपत्ति है मुस्लिमों को। ऐसी अफवाहें फैल रही थी। अब ये वास्तविक है या अफवाहें, इन पर विवाद बना रहता है। लेकिन इनके कारण क्या हुआ है कि बैरकपुर में एक घटना घट गई, और वो जो घटना थी वो घटना थी मंगल पांडे नामक एक सैनिक से संबंधित। हुआ क्या था कि कलकत्ता के निकट एक छावनी है बैरकपुर। तो बैरकपुर की छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने, संडे का दिन था 29 मार्च 1857 को। तो पहले प्रश्न आता है कि मंगल पांडे की घटना कब हुई। आपको याद रखना है 29 मार्च 1857। मंगल पांडे जो कि आपने सुना भी होगा, मंगल पांडे पे एक फिल्म भी बनी थी। मंगल पांडे जो कि 34वीं एनआई के एक सिपाही थे। एनआई मतलब यहां पर नेटिव इन्फेंट्री होता है। नेटिव मतलब देसी, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, यानी देसी यानी भारतीय पैदल सेना की बटालियन 34 का वो सिपाही था। तो ये भी बनेगा किस बटालियन के सिपाही थे, 34वीं सिपाही बटालियन ने 2 अंग्रेज अधिकारियों ह्यूर्सन और बाघ की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? ह्यूर्सन और बाघ की हत्या कर दी है। तो 2 बातें हो गई हैं। कौन सी बटालियन? 34वीं बटालियन। किसकी हत्या की? ह्यूर्सन और बाघ की। मंगल पांडे पकड़ लिए गए, उन पर कोर्ट मार्शल हुआ, सैन्य अदालत में मुकदमा चला, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये प्रश्न बन जाते हैं मंगल पांडे पर। 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। तारीख इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 29 मार्च की भी तारीख इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। मंगल पांडे से फिलहाल इतना ही आता है। लेकिन ये कोई विद्रोह की शुरुआत नहीं थी, ये विद्रोह की कह सकते हैं बैकग्राउंड थी। बैकग्राउंड थी एक विद्रोह की। अब होता क्या कि 10 मई 1857 को इधर जो राजनीतिक शक्तियां हैं तारीख तय कर पाती कि कब विद्रोह करना है, कैसे करना। उससे पहले ही 10 मई 1857 को मेरठ शहर में के कैंट में स्थित पूरी की पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। हालांकि अंग्रेजी सेना वहां मौजूद थी, लेकिन उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। और यह सेना अगले दिन सुबह सूर्य निकलने के पहले ही 11 मई 1857 को यमुना नदी पार कर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से मिलने पहुंची। बहादुर शाह द्वितीय से उन्होंने कहा कि आप सेना का नेतृत्व करें। बहादुर शाह द्वितीय डायलेमा में थे, द्वंद में थे कि नेतृत्व करें या ना करें, सफल होंगे या नहीं होंगे या असफल होंगे, द्वंद में थे। तो फिर सिपाहियों ने कहा कि आप हमारी सेना का नेतृत्व वास्तव में ना करें, आप सिर्फ अपना नाम दे दें, नेतृत्व तो हम करेंगे, आपका नाम एक ब्रांड नेम है। क्योंकि जैसे ही आपका नाम जुड़ेगा कि आप इसको लीड कर रहे हैं, तो भारतीय जन समर्थन हमें बड़ा मिल जाएगा। क्योंकि अभी भी भारतीय जनमानस में मुगल साम्राज्य के प्रति प्रेम है, स्नेह है, उनके प्रति संपत्ति है, उनके प्रति निष्ठा और लॉयल्टी है। ऐसे में आपका नाम हमें बड़ा जन समर्थन जुटाएगा, तो हमारा जो विद्रोह है, हमारी जो क्रांति है, बहुत बड़े स्तर पर एक्सपेंशन हो जाएगी। जाहिर है बहादुर शाह जी ने इस बात को स्वीकार किया। तो इसलिए वास्तविक रूप से जो नेतृत्व किया है उस समय दिल्ली में, वो बहादुर शाह के एक सेनापति थे जिनका नाम था बख्त खान। किस नेतृत्व किया है? बख्त खान ने नेतृत्व किया है। वास्तविक नेतृत्वकर्ता बने हैं बख्त खान। उसके बाद अब विद्रोह क्या होता है, जगह जगह फैलना शुरू होता है। लखनऊ फैलता है, कानपुर फैलता है, इलाहाबाद फैलता है, झांसी फैलता है। एक विद्रोह का एक्सपेंशन हो जाता है। बस एक खास बात देखी गई है कि दक्षिण भारत अछूता रहा है। दक्षिण भारत में कोई खास विद्रोह की चिंगारी नहीं पहुंच पाई है।
और पंजाब भी अछूता रहा, क्योंकि 1849 में ही तो पंजाब को मिलाया गया था ब्रिटिश एम्पायर में, और पंजाब को इतनी बुरी तरह क्रश कर दिया गया कि पंजाबी दोबारा इस विद्रोह में शामिल होने की फिलहाल तो हिम्मत नहीं जुटा पाए। आगे की बात करते हैं कि कहां पर, किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया, किसने दमन करता, कौन थे। तो दिल्ली में नेतृत्व किया है बहादुर शाह तुर्की या जफर ने। याद रखिए यहां समाप्त किया है किसने विद्रोह, हडसन ने। और एक बात और याद रखिएगा, हडसन ने दमन किया है तो दूसरी खास बात है कि बहादुर शाह जफर भेज दिए गए हैं कहां, म्यांमार, जिसे उस समय बर्मा कहते थे, और रंगून में ही उनके 1862 में मृत्यु हो गई है और रंगून में ही उनकी समाधि है। लखनऊ में नेतृत्व किया है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जिनकी एक उपाधि थी महक परी, महक परी उनकी उपाधि थी। और यहां पर विद्रोह को समाप्त किया है कैंपबेल ने। ये बेगम हजरत महल भी विद्रोह के बाद वहां पर, यहां पर हारने के पश्चात वो नेपाल चली गई हैं। उसके बाद उनके बारे में कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। फैजाबाद में अहमद उल्लाह जी ने विद्रोह किया है, एक मौलवी थे, कैंपबेल ने यहां भी विद्रोह समाप्त किया है। और फैजाबाद में यहां पर मौलवी अहमद उल्लाह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। बहुत बड़ी बात है कि 50,000 रुपए का उस जमाने में इनाम। और वहीं कानपुर में नाना साहब, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं नाना साहब, उन्होंने विद्रोह किया है नेतृत्व। और इनका ओरिजिनल नाम कई बार पूछा गया, नाम है धोंदू पंत। उनके एक सेनापति थे तात्या टोपे, जिन्होंने कानपुर में तो विद्रोह में साथ दिया ही, साथ में वो विद्रोह ग्वालियर तक पहुंच गए हैं और ग्वालियर में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया रामचंद्र पांडुरंग। यहां भी विद्रोह समाप्त किया किसने, कैंपबेल ने। इलाहाबाद में बात करें तो मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह किया है। जनरल नील ने बहुत बुरी तरह विद्रोह को समाप्त किया है। छोटे छोटे बच्चों को भी पेड़ों पर फांसी पर लटका दिया गया है। झांसी में विद्रोह किया रानी लक्ष्मीबाई, और जिनका पुत्र दत्तक पुत्र था दामोदर राव। और यहां पर ह्यूरोज ने इस विद्रोह को दबाया। और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की शौर्यवीरता को देखते हुए कहा था कि यहां पर जो लोग सोए हुए हैं उन सोए हुए में इकलौती मर्द ये महिला है। ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस है और आपने तो शायद एक कविता भी सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी। कई बार हिंदी में पूछा भी जाता है या कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कविता किसने लिखी। इसका आंसर आप अगले वीडियोस में हमें या कमेंट करके आप हमें बताएंगे। रोहेलखंड बरेली में नेतृत्व किया है खान बहादुर खान जी ने, यहां भी विद्रोह को दबाया है कैंपबेल ने। और बिहार में 80 साल का बुजुर्ग आदमी जगदीशपुर क्षेत्र में घोड़े पर बैठकर नेतृत्व कर रहा है और यहां पर विद्रोह को दबाया है विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। कुछ अन्य जगहों पर भी विद्रोह हुआ है जो एग्जाम में आते रहते हैं, वो मैं लिख के आपको बता रहा हूं। और वो है विद्रोह का क्षेत्र आपका असम में भी, यानी दूर दराज असम तक में विद्रोह हुआ है। और असम में विद्रोह का नेतृत्व किया है कंदर्पेश्वर सिंह, कंदर्पेश्वर सिंह एवं मनीराम दत्ता ने, मनीराम दत्ता ने। और उड़ीसा भी अछूता नहीं रहा, उड़ीसा में भी नेतृत्व किया है। उड़ीसा में नेतृत्व किया है उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही ने। गोरखपुर में किया है नेतृत्व गजाधर सिंह ने। यानी ध्यान से देखा जाए तो यह विद्रोह भारत के बहुत से उत्तर भारत के क्षेत्र में बना रहा है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में यह विद्रोह शायद नहीं पहुंच पाया है और यही सबसे इसकी असफलता की एक वजह बन जाता है। फिलहाल आज हम सिर्फ बात इन्हीं की करेंगे, बाकी हम इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या रहे, इस विद्रोह के परिणाम क्या रहे, इस विद्रोह के बाद भारत में क्या चेंजेस आए और इस विद्रोह का नेचर क्या था, या इस विद्रोह से जुड़ी हुई वो पुस्तकें कौन थी जो परीक्षा में आती थी। जैसे कि बीडी सावरकर की पुस्तक आती है, जैसे कि राय चौधरी मजूमदार की पुस्तकें आती, उन पर चर्चा करेंगे। आज इस विद्रोह की फर्स्ट सीरीज में हम सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। फिलहाल एक काम और करिएगा, आगे की कहानी हम नेक्स्ट सीरीज में जानेंगे। आप इस चैनल को अगर पहली बार जोड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें ताकि जाना जा सके कि आपकी डिमांड क्या है। आज फिलहाल हम इतनी ही चर्चा करते हैं। देखिए